नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गर्रा सर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको कल ये वाला क्वेश्चन कहा था कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं और इसके आगे वाले क्वेश्चन कौन से रहेंगे। तो आज के क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर हम आज आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको ज्यादा नंबर दिला सकते हैं और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी किए जाएंगे। तो पहले ये क्वेश्चन है और इसको कैसे करना है देखिए। आपके सामने यहां पर पूछा गया है कि आप मीडियन निकाल के दीजिए, यानी माध्यक निकाल के दीजिए। तो माध्यक निकालने के लिए आपको यहां पर ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है। यहां आपको एक्स निकालने की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहां पर एक और कॉलम बनाना है जिसे हम कहते हैं CF, यानी संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इस 6 को आप इसके सामने बिठा दीजिए और नीचे वाले से जोड़ते जाइए। तो 6 और 20 26 और 44 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 70 और 26 जोड़ेंगे तो 96 और 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 और 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100। और आप जब इस f को जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा? 100। और इस f को वैसे तो हम बोलते हैं सिग्मा f, लेकिन यहां हम इसको क्या बोलेंगे कि n बराबर आ गया आपके पास में 100। अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है? यहां पर जैसे कि ये l है, साथ में यहां पर C है, ये F है और ये H है, इनका अलग अलग मान आता है। अब ये मान कैसे निकाला जाता है? यहां पर जो ये n है आप इसका आधा कर दो, तो आप 100 का आधा करोगे और 100 का आधा कितना आएगा? 50। यानी अब आपको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में जाना है और ये देखना है कि 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। 50 से जस्ट बड़ा नंबर ये वाला है जिसे आप कहते हो कि ये 70। अब ये 70 हमें आंसर लाके देगा। अब 70 आंसर लाके कैसे देगा? मैंने इस पूरे ब्लॉक को इस तरीके से डॉटेड में लाइन में इसको पैक कर दिया है। अब यहीं से सारा डेटा हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। कैसे? L का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब यहां पर 40 और 50 में लोअर यानी छोटा कौन है? 40 है। तो ये वो जो 40 की वैल्यू है इसे हम यहां रख देंगे। अब C यानी कि यहां पर हमें CF वाली वैल्यू लानी है। तो आप कहोगे सर CF वाली वैल्यू जो है वो 70 है। भाई 70 नहीं है, 70 के ऊपर वाली लेते हैं। तो यहां पर आ गया C का मान 26। हमेशा ध्यान रखना C का मान आपको जो ब्लॉक में है उसके ऊपर वाले को लेना है, लेकिन F में ऐसा नहीं है। F में जो आपके इस बॉक्स में पैक हुआ है उसी को रख दीजिए। तो ये आ गया 44। H की बात करें तो ये इसका गैप होता है, डिफरेंस होता है जो कि 10 का चल रहा है। तो H का मान कितना आ गया? 10। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था। अब मैं चाहता हूं जिनको समझ में नहीं आया एक बार वो इसको देख लीजिए। अब यहां पर सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला कहता है m = L प्लस यानी कि 40 प्लस n/2 यानी कि सीधा ही आ गया 50। तो मैं यहां लिख रहा हूं 50 माइनस, अब C का मान कितना है? 26। तो यहां पर आ गया 26 और F का मान कितना है? 44। तो यहां पर 44। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहां पर क्यों रखा है? देखो कुछ अगर आप यहां से डायरेक्ट यहां रखोगे, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, वहां नर्वसनेस माहौल अलग होता है। यहां से वैल्यू उठा के यहां रखोगे ना, उतनी देर में ही आपका काम खराब हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही कर देंगे, लेकिन यहां लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि यहां से वैल्यू कैसे बाहर निकालनी है, ये भी आपको पता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको 100 में से 100 लाने के करीब में पहुंचा देती है। H का मान 10 है तो यहां पर 10। अब बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। यहां पर 40। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो 50 में से 26 गया 24, फिर 44। अब ये 10 अंदर दे दो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो पहले ही करना पड़ेगा। अब ये 4 के पाड़े से 6 बार और ये 4 के पाड़े से 11 बार। और जब आप 6 × 10 करोगे 60, यानी कि 60 में आपको भाग देना है 11 का। जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 40 प्लस 5.45। अब ये 5.45 कहां से आया? ये यहां से आया। और जब इसमें आप इसको जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर आएगा 45.45। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यस सर डन। हमने ये क्वेश्चन कल किया था, हमने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखा था। अगर लिखा था तो मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट में कहा था कि मैं ये वाला क्वेश्चन कल पहले आते ही इसको सॉल्व करवाऊंगा, फिर अपन आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था माध्यक निकालने का एक बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन। इसको करने के बाद में आप माध्यक कैसे निकालते हैं इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे मैं यहां पर कितनी भी वैल्यू को घुमाकर दे दूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल रूल्स क्लियर है कि कौन सी वैल्यू कहां पर रखी जाएगी, और आपको पता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है फिर इस नंबर से ऐड करना है, तो नंबर पूरे आएंगे।
कोई भी ऐसा नहीं टीचर होगा जो आपके नंबर काट लेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैसे ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कल मैंने दे दिया था। तो आज का पहला क्वेश्चन मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन अब देने जा रहा हूं। पहले हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको अब मिटाने जा रहा हूं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन आप पहले लिख देता हूं, फिर इसको मिटा दूंगा क्योंकि मिटाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको दूसरा क्वेश्चन फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए। ये इतना बड़ा नंबर आपको लिखने जा रहा हूं। 49 क्यूब रूट निकालना है। 49303039 493039। तो 3-3 की पेयर बन रही है, देख लो 3-3 की पेयर। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है भाई। क्यूब रूट यानी कि वैदिक विधि आ गई, वैदिक एक्सरसाइज आ गई। अब इसको निकाल के दिखाइए आंसर कितना आएगा। आंसर सारे एस्टिमेट से निकालेंगे, मुझे पता है आंसर दे भी दोगे, लेकिन असली खेल आपको पता है कहां पर है। असली खेल एस्टिमेट में नहीं है, असली खेल तो इसके सॉल्यूशन में है। अब मैं यहां पर बता देता हूं इसको करने का तरीका क्या होता है। आप इस तरीके से लाइन बनाते हो। यहां पर मैं लिखूंगा 49339, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से लाइन बनाते हो और उसके बाद में यहां आता है a क्यूब, यहां आता है 3a स्क्वायर b, यहां पर आता है 3ab स्क्वायर और यहां पर आता है b क्यूब। अब आपका पहले ही आपका आंसर निकालने का तरीका आपको सिखा चुका हूं। एस्टिमेट मेथड के अंदर हम आंसर निकालने से पहले सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आपने इसको पूरा सॉल्व किया नहीं, उसके बावजूद भी आंसर आ सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये एस्टिमेट मेथड, आंकलन विधि जो आपके 8th क्लास में क्यूब रूट में हुआ करती थी, ये वाली 8वीं क्लास की जो ट्रिक है, जो मेथड है, वो मैं 10th में लगा के बच्चों को सिखाता हूं। अब वो कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं, लेकिन पहले आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए। ये लास्ट वाली लाइन को थोड़ा मैं सही कर देता हूं, ये कट हो रही है, इस वाली लाइन को मैं थोड़ा कम कर देता हूं यहां पर। आई होप अब आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, इतना काफी है। अब देखिए इसको कैसे करना है। इसको करने का तरीका क्या है? पीछे 9 है। अब 9 पीछे होता है 729 के, और 729 जो है वो किसका क्यूब है भाई? 9 का क्यूब है। यानी यहां पर तो 100% पीछे 9 आएगा, यानी जगह यहां पर खाली हो गई। कोई बात नहीं, ये है 493। कितना है ये? 493। अब बच्चों बताओ कि 493 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर 343 होता है। और ये 343 जो है, ये 343 किसका क्यूब है? ये 7 का है, यानी आप कहोगे यहां पर आएगा 7। अब मुझे बता दो कितने बच्चों के 79 आंसर आ चुका है? आंसर ही निकाल लिया है 79। क्वेश्चन खत्म हो गया है, हमें सिर्फ इस टेबल को भरना है। आंसर बताइए किस किस के आ गया? 79। ओके, 79 आपके आंसर आ गया है। अब आपका क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर मैं 7 रखूंगा और बी की जगह पर 9 रखूंगा। एस्टिमेट मेथड अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक छोटी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एस्टिमेट मेथड को डीपली समझा दूंगा। फिलहाल देखिए, a का क्यूब करना है, यानी मैं यहां लिखूंगा 7 का क्यूब। अभी मैं यहां कुछ भी नहीं करूंगा, पहले मेरा काम है इसको भरने का। तो 3 × 7 का स्क्वायर इंटू 9, 3 × 7 × 9 का स्क्वायर और फिर 9 का क्यूब। अब आपको पता है कि सर 7 का क्यूब तो 343 होता है, तो इसको इसके जस्ट नीचे लिख दो। 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1। कितना आया? 150। इस 0 को नीचे उतार दो। जब भी वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे, एक एक वैल्यू नीचे लेकर आनी है। अब ये कितना बन गया? 1500। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 9 × 3 कितना होता है? 27। अब इसकी तो गुणा करनी पड़ेगी ना। तो 9 × 7 63 का 6, 7 × 28 और 7 और 6 34, और ये आ गया 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 6 और 1 7, 3 8 4 12, 7 3 10 और 1 11, 1123। तो ये आ गया आपके पास में 1123। ठीक है, 9 × 7 63 का 3 6, 7 × 28 और 6 34, और इसका डबल करेंगे। ये गलत कर दिया, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा यहाँ पर। तभी मैं सोचूं नंबर कैसे ये आ गया। तो ये आ गया 3 8 4 12, 9 और 1 10 और 3 13, 1323। ये आएगा 1323। ठीक है, क्योंकि 49 का डबल करेंगे तो 98 आएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस करने के लिए जाएंगे तो 10 में से 3 गया
10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यहां पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से नीचे उतारेंगे 3 को। फिर से अगेन 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना आ गया यहां पर 81, और 7 इंटू 3 कितना होता है 21। अब गुणा करनी पड़ेगी, 9 का स्क्वायर 81, 7 इंटू 3 21, तो एक बार करेंगे तो 81 और 2 बार करेंगे तो 162। तो कितना आ गया आपके पास में आंसर ये 1701। 81 इंटू 21 करेंगे, 81 इंटू 1 करेंगे तो 81, और उसके बाद में यहां पर 81 का डबल करेंगे तो 162। तो 1701 आ गया, 1701 को यहां लिख दो। अब आपके पास में यहां पर 77 में से 1 गया 72, ऊपर से नंबर आएगा इस बार नीचे 9, और आपको साफ साफ पता है 9 का क्यूब कितना होता है 729, माइनस करेंगे तो ये डिवाइड पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर 79 जो हमने निकाला है एकदम करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया आपके 0 यानी क्रॉस। तो फाइनल आंसर यहां पर क्रॉस पे आके खत्म हो जाता है। अब मुझे बता दीजिए कि क्या ये वाला मेथड आपको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया है तो पहले इसको निकालना सीखो, क्योंकि जिस बच्चे ने इसको निकाल के इनको पहले भरना सीख लिया, ये वाली कैलकुलेशन बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आराम से करवाया है, वरना ये वाले क्वेश्चन 1 मिनट के होते हैं। 1 मिनट में चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, बस ये फास्ट होना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे करके समझाया है। कुछ बच्चों की शिकायत थी, वो कह रहे थे कि सर आप बहुत ज्यादा तेज चलते हो, तो आज मैंने मेरी जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो रखा है, ताकि वो बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पीछे रहे, सबको साथ लेकर चलने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये आज का आपके दूसरा क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं हमारे अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन मैंने कहा है क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो क्वालिटी वाला कंटेंट आपको अगर चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई भी उसी लेवल में करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, हाउ मैनी 3 डिजिट numbers are divisible by 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप बी ग्रुप के हो तो आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि 5वीं प्रश्नावली मैंने बी ग्रुप के बच्चों को नहीं दी थी। बट आप ये देखो कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है। एक तो संख्या कौन सी होनी चाहिए 3 अंकों की, तो 3 अंक आखिरकार शुरू कहां से होते हैं 100 से, और खत्म कहां पर होते हैं 999 पे। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित होने का मतलब है ये संख्या 5 से विभाजित होती है। सर आंख बंद करके कह सकते हैं 100% होती है। यहां पर 5 से विभाजित करने के लिए आपको पता है पीछे क्या होना चाहिए 5, यानी कि पीछे ही पीछे आएगा 995, आगे ही आगे आएगा 100। तो हमारी एपी क्या बनने वाली है, बहुत आसान है। एपी क्या बनने वाली है 100, 105, 110, 115 डैश 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 995। तो यहां पर आपने देखा ए का मान कितना आ गया 100, डी का मान कितना आ गया 5, लास्ट वाले को एन कहते हैं, वो कितना आ गया 995। तो फिर निकालना क्या है, निकालना एन का मान है, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। जल्दी से मैं चाहता हूं आप इस फॉर्मूले को यूज करके यहां से निकाल के मुझे दे दीजिए एन का मान, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं आपको नहीं करवाने वाला। मैं सिर्फ चाहता था कि मैं इस वाली लाइन से इसको बनाना आपको सिखा दूं। तो 5 वाला आसान था, मैं इसमें 7 और 6 और 8 वाला भी आपको सिखा दूंगा। फिलहाल इसको आप अच्छे से करके मुझे बताइए एन का मान कितना आएगा। एन की वैल्यू मुझे जल्दी से बता दीजिए कितनी आएगी। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसको मैंने अभी तक भी डिटेल में नहीं करवाया है। ये जो क्लासेस अभी हमारे चैनल पर चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाफ ईयरली एग्जाम को टारगेट करते हुए लेके आया हूं, ताकि ऐसा कोई बच्चा हो जिसके हाफ ईयरली में ऑलमोस्ट सिलेबस डाला हुआ हो स्कूल में, या फिर कहीं पर भी पेपर वो बच्चा दे रहा हो, तो उसके पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए। देखो आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, और अगर वहां हाफ ईयरली का एग्जाम है और स्कूल के लेवल पर एग्जाम हो रहा है, स्कूल वाले आपका पेपर ले रहे हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने से एक आइडिया आ जाएगा कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आई होप आपने दे दिया होगा, और अगर दे दिया है तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर देकर दिखाइए। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
1 माइनस साइन 45 प्लस कॉस प्लस साइन 30 और उसके बाद में आता है 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस प्रश्न का आंसर निकाल के दें। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप निकाल के दीजिए, तब तक इंक को मैं खून पिला देता हूं इसका, ताकि ये भी अच्छे तरीके से मार्कर को चलाए। अब आप मुझे इसका आंसर निकाल के देंगे 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि ये वाला क्वेश्चन है, स्वैग वाला क्वेश्चन है, तो स्वैग से करेंगे। सबका स्वागत है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए उसका स्वागत हम स्वैग से करेंगे। तो ये स्वैग वाला क्वेश्चन करते कैसे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपने लिखा होगा, सर ये तो स्वैग वाला क्वेश्चन है। और स्वैग वाला क्वेश्चन अगर आंखों के सामने आ जाए तो हमें तो अपना स्वैग दिखाना है, यानी कि हमें अपना व्यक्तित्व दिखाना है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करते आ रहे हैं। और चाहे कितना भी भयानक क्वेश्चन क्यों ना आए, हमें उसको तोड़ मरोड़ कर आसान बना देना है। इसीलिए मैं थंबनेल पे लिखता हूं, आइए गणित को बनाएं आसान, गणित को सीखें आसान तरीके से। जब भी गणित की बात आए आपके मन में केवल खुशी आनी चाहिए कि सर गणित मैथमेटिक्स हाँ उड़ा देंगे, ये माइंड में आना चाहिए। ऐसी है गणित और मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस का ये हिस्सा बहुत ही शानदार है। साइंस हो चाहे मैथ हो, अगर इन दो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ बनी हुई है तो दूसरे बाकी सब्जेक्ट भी आपके अपने आप स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी कैलकुलेशन पावर पर डिपेंड करते हैं, आपके याद करने की क्षमता को ये विकसित करते हैं, आपके दिमाग की क्षमता को, कैपेसिटी को ये इंक्रीज करते हैं। कौन? मैथमेटिक्स और साइंस, इन दोनों पे ध्यान रखना। चलो बातें बहुत हो गई, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन 45, अब मैं सबके यहाँ एक बार वैल्यू रख देता हूं। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 होता है 1/2, यानी कि इधर का डेटा और इधर का डेटा लगभग सेम है, सिर्फ यहां माइनस है और यहां प्लस है। अब बच्चे यहां से रास्ता चुनते हैं, सर यहां मैं अगर नीचे 1 लगा दूं, सर मैं यहां नीचे 1 लगा दूं तो नीचे मैं 2√2 का ले लूंगा एलसीएम, और फिर मैं एक ऐसे कीचड़ में जाके फंसूंगा जहां से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब इस कीचड़ से बचने के लिए क्या करना है? मैंने कहा स्वैग वाला क्वेश्चन। भाई स्वैग वाला क्वेश्चन मैं इसको क्यों कहता हूं? अपनी इन अंगुलियों को अच्छे से देखिए, है ना, इन अंगुलियों को अच्छे से देखिए। एक अंगुली मैं यहां रख रहा हूं तो दूसरी मैं यहां रख रहा हूं, एक मैं यहां रख रहा हूं और दूसरी मैं यहां रख रहा हूं, एक मैं यहां रख रहा हूं तो दूसरी मैं यहां रख रहा हूं। जैसे यहां रखा तो मुझे क्या समझ में आया कि सर 1 लिखा हुआ है। जब मैंने यहां रखा तो मुझे क्या दिखा? सर 1 है। और जब मैंने यहां रखा तो मुझे क्या नजर आया? सर 1/2 है। आपके पास में 1 रुपए है और मैंने आधा और दे दिया तो रुपए कितने हो गए? डेढ़। और डेढ़ को क्या लिखता है मैथमेटिकली? 3/2। समझ में आ रही बात? आपके पास में 1 रुपया है, आधा और आपके पास में आ गया, अठन्नी और दे दी तो रुपए कितने हुए? डेढ़। डेढ़ को लिखते हैं 3/2। ये का ये सिनेरियो यहां पर है, 1 में आधा जोड़ दूं तो कितना आएगा? 3/2। बस ये चीज अगर स्वैग वाली जिसको समझ में आ गई वो इस प्रश्न को उड़ा देगा। कैसे? देखिए, इसकी और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 3/2 माइनस 1/√2। भाई ये कहां से आया? भाई ऊपर पहले से दे रखा है। इसके आगे इसकी और इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं 3/2 प्लस 1/√2। अब ये कहां से आया? ये ऊपर दे रखा है। अब फिर से बच्चे कहेंगे सर एलसीएम अब तो ले ले। नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ये वाली वैल्यू बन गई है a माइनस बी और ये वाली वैल्यू बन गई है a प्लस बी और बन जाएगा a² माइनस b²। अगर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में बीच में गुणा का निशान हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं a² माइनस b² में। अब a² माइनस b² का मतलब हो गया 3/2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप इसका आंसर निकाल लोगे 7/4। अब कितनों के आंसर 7/4 आया है? इस एलसीएम को सॉल्व करवाने की कोई जरूरत नहीं है। 8वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास से करते आ रहे हो। मुझे बस इतना सा बता दो कि जो दिखने वाला भयानक क्वेश्चन था हमने उसको कैसे उड़ा दिया? स्वैग से। तो स्वैग से करेंगे इन प्रश्नों का स्वागत। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बता दो हाँ सर इसका आंसर आ गया है। आ गया है तो फिर एक क्वेश्चन देता हूं शानदार करने के लिए। कैसी लगी आज की क्लास? अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं। आप देख पा रहे हो आज की क्लास थोड़ा मैं धीमे चल रहा हूं
हर बच्चे को साथ में लेकर चलना हमारी ये कोशिश रहेगी। तो आपने देखा अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आपको कंप्लीटली समझ में आए हैं। समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया है तो बेफिक्र होकर आप बताइए नहीं आया सर, मैं एक बार और फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, इस प्रश्नावली को डिटेल में समझा दूंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरा एक लक्ष्य है। 5वां क्वेश्चन ये आपके आता है 7 एक्सरसाइज से, लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में आपको प्रूव क्या करके लेकर आना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जल्दी से इसको प्रूफ सेक्शन सॉल्व करके मुझे बताइए। डन सर, हमने इसको प्रूव कर लिया है और हमें अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना आता है। और अगर सॉल्व करना आता है तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यहां हम लिखेंगे LHS, और अगर LHS लिख दिया है तो LHS से ही शुरुआत की जाएगी। इस वाले फॉर्मूले को देखो, यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं खोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला यहां और यहां 2 बार लगाना है। 2 बार लगाया तो हमारा काम बार बार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां लगाया तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 फिर a और फिर b, यानी a की जगह पर साइन और b की जगह पर कॉसेक, फिर आया प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये प्रोसीजर मैं इसके साथ लगा रहा हूं, यहां ना लिखते हुए इसके नीचे लिख रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहां तक डन है तो जल्दी से बता दो हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए आप। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए बच्चों, यहां पर क्या आई है। अब आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के बीच में क्या है, अब आप कहोगे बीच में प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़कर कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। तो हम इन दोनों की जगह पर लिखेंगे 1। ओके सर, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा। इसके पास में कौन है, साइन थीटा, इसके पास में कौन है, कॉस थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और यहां पर सेक का उल्टा कॉस होता है। जब ये दो भाई एक दूसरे के जो उल्टे हैं, जब दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बना देते हैं 1। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे 1 बनाते हैं, देख कर आप सीख जाओगे। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने यहां लिखा 2 साइन थीटा। अब मैं कॉसेक को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 1 बाई साइन थीटा, और साइन से साइन अगर काट दिया जाए तो कितना बचेगा, 2, और यहां कितना बचेगा, 1। तो ये यहां पर इस प्रकार से कट गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कहां से आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली जो इक्वेशन आपके पास में है सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर 3, वहां से आया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला हमने यूज कर लिया है। यहां आते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, आप कहोगे सर 1/cos। तो फाइनली बच क्या गया, यहां बचा सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें कट चुकी हैं। यहां से साइन कट गया था, यहां पर cos से cos कट गया है, तो नंबर क्या क्या बचा है चलो देखते हैं। यहां पर नंबर बचा है 1, यहां पर नंबर बचा है 2, यहां पर नंबर बचा है 1, यहां पर नंबर बचा है 2, और यहां पर नंबर बचा है 1। तो फिर यहां क्या बच गया, कॉट, यहां क्या बच गया, tan। तो यहां लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जरा देख के बताइए कि साथ आ गया क्या, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, यानी कि आ गया LHS इक्वल टू RHS 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए और ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आ गया है, पूरा क्वेश्चन फ्रेम में है, आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा, मैं फ्रेम से हट चुका हूं। अब आप इसको जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज मैंने क्वेश्चन तो ज्यादा रखे हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि आपको हर प्रश्न को डिटेल में और थोड़ा धीमे समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए।
किसी को दिक्कत तो नहीं है ना धीमे समझाने में? आप कहोगे तो 100 की स्पीड से भी चल सकते हैं, स्पीड तेज भी अपनी कर सकते हैं, स्पीड धीमे भी अपनी कर सकते हैं, मीडियम भी चल सकते हैं, जैसा आप कहोगे वो सब कुछ पॉसिबल है मैथ्स बाय गर्रा सर के चैनल पर। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको और शानदार तरीके से समझेंगे। देखिए वो कैसे किस प्रकार से करना है वो क्वेश्चन। अब इसको मैं हटा देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी रूपरेखा समझाता हूं, और रूपरेखा उसका पूरा क्रियाक्रम समझाने के बाद में मैं चाहूंगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे सभी विद्यार्थी जरूर दें। अब वो प्रश्न है क्या, उस प्रश्न को समझने के लिए हमें कुछ डेटा यहां पर डालना पड़ेगा। वो क्या है देखिए। हुआ क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6 वाला, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा रहा है कि इस जगह पर यहां पर एक पेड़ बना हुआ है, ये यहां पर एक पेड़ बना हुआ है, और इस पेड़ के अंदर समस्या ये हुई कि इस पेड़ के अंदर समस्या ये हुई है कि यहां पर ये तेज आंधी के आने के कारण यहां से टूट गया। ये वाला जो पेड़ मैंने यहां पर बनाया है यहां से इस जगह से टूट गया जब बहुत ही तेज आंधी आई थी। ये वाला पेड़ यहां से टूट गया जब बहुत तेज आंधी आई, और ये वाला पेड़ टूटकर जमीन पर कुछ इस प्रकार से यहां आकर गिर गया, ये यहां पर आकर गिर गया। तो पेड़ की दुर्दशा कुछ ऐसी हुई है कि ये जमीन पर आकर गिर गया है, और यहां इसकी दुर्दशा इतनी गंभीर हो गई कि इसके बीच में से हिस्से के टूटने की वजह से इस पेड़ और जमीन के बीच में कुछ कोण भी बन गए हैं। अब मैं वो कोण बना देता हूं। ये वाला जो पेड़ है और ये जमीन है, इसके बीच में जो ये वाला एंगल है ये बना 60 डिग्री। कितना बना ये? 60 डिग्री। साथ ही ये पेड़ जमीन से 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा, यानी कि इसके तने से ये 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। और हमारे पास में ये प्रश्न है कि आप बताइए कि जो पेड़ भाई साहब है वो टूटने से पहले कितनी ऊंचाई अपने रखे हुए थे, यानी कि इस पेड़ की टोटल हाइट आपको बतानी है। तो अब जरा आप सोचिए कि अगर ये पेड़ पहले था खड़ा आंधी आने से पहले, तो मैंने मान लिया कि उसकी जो हाइट है वो टोटल कैपिटल H उसकी हाइट है, ठीक है। और मैंने मान लिया कि इसका वो हिस्सा जो अभी भी खड़ा है तने के साथ बना हुआ, उसको मैंने मान लिया कि वो H1 है। और मैंने फिर कहा कि इसका वो हिस्सा जो टूट गया था उसको मैंने नाम दे दिया H2। अब आप खुद सोचो कि जो हिस्सा खड़ा था वही तो गिरा है, जो हिस्सा खड़ा था आंधी की वजह से वही तो गिरा है, यानी इस वाले को भी मैं क्या बोलूंगा? H2। अब बताइए प्रश्न समझ में नहीं आया क्या? अब देख लीजिए कि एक्सरसाइज 8 को मैं आप कितना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, और समझ में तभी आएगा जब आप अपनी रुचि दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे। तो ये H2 है, ये H1 है, ये कैपिटल H है। कैपिटल H में फाइंड करना है, बीच में एंगल 60 डिग्री दे रखा है, जमीन से 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ H। हमें जल्दी से आप निकाल कर दिखाइए कैपिटल H का मान कितना आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे डायग्राम हमें थोड़ी बनाना है, हमें तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो मैं सिंगल लाइन डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए। ये आ गया पेड़, ये बीच में से टूट के दूर गिर गया, और अगर ये दूर गिर गया है, अगर ये पेड़ दूर जाकर गिर गया है तो यहां पर नाम रखेंगे A, यहां पर नाम रखेंगे B, यहां पर C और यहां पर D। इसको मैंने H1 माना है, इसको मैंने H2 माना है, तो यहां पर भी H2 आएगा। इनके बीच में 60 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री पे खड़ा था और ये 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा है। क्वेश्चन खत्म होने वाला है। और कैपिटल H के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब बताइए समझ में क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इस प्रश्न में कैसे करेंगे देखिए। यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में। बहुत सारे बच्चों ने तो इसका आंसर भी दे दिया होगा। मैं त्रिभुज ABC में क्या करने जा रहा हूं, मुझे चाहिए ये H1 पहले, तो मैं लिखूंगा 60 डिग्री एंगल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मैं लगाने जा रहा हूं tan थीटा। और थीटा आपके पास में कितना है? 60। तो tan थीटा यानी tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, तो लिखा जाएगा H1 बटा 10। अगर ये H1 बटा 10 है तो आप लिखोगे tan 60 का मान जो कि होता है √3 बटा 1, और ये होगा H1 बटा 10, यानी फाइनली आपके पास में H1 का मान आएगा 10√3 मीटर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वो हिस्सा बताइए जो अभी भी जमीन पे खड़ा है, तो सिर्फ आप इतना सा निकाल के छोड़ोगे। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा 10√3, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये आंसर आ रहा है 10√3, H1 बराबर आ रहा है 10√3 मीटर, H1 बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। ये आ गया H1 का मान। अब H2 का कैसे निकालेंगे जरा देखिए। H2 का मान कैसे निकालेंगे? फिर से मैं इसी त्रिभुज के अंदर आऊंगा जिसका नाम है त्रिभुज ABC। अब यहां देखिए,
मुझे यहां पर H1 नजर आ रहा है, मुझे यहां पर H2 नजर आ रहा है। H1 का मान निकाल चुका हूं, अब मुझे H2 पर जाना है। या तो आप इन दो को ले लो और या फिर आप इन दो को ले लो, बेटर रहेगा इन दोनों को लेना। ये है आपका हाइपोटेनियस और ये है बेस, तो मैं लगाता हूं cos थीटा, और cos थीटा यानी कि cos 60। cos 60 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 10 है और कर्ण कितना है H2 है। cos 60 का मान होता है 1/2 10/H2। भैया H2 तो निकालना बहुत आसान है भाई, कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 मीटर। अगर H2 आपके पास में 20 मीटर समीकरण नंबर 2 में आ गया, ये समीकरण नंबर 1 में आ गया, H1 भी आ गया, H2 भी आ गया। पेड़ को फिर से खड़ा कर देते हैं, आंधी आई थी पेड़ को तोड़ के चली गई, एक बार फिर से पेड़ को खड़ा करते हैं और निकाल लेते हैं कैपिटल H। तो कैपिटल H के लिए H1 और H2 को जोड़ दिया जाएगा, यानी 10√3 मीटर में जोड़ दिया जाएगा 20 को, तो आपके पास में आएगा 10 कॉमन और लिखा जाएगा √3 + 2। सर ये कहां से आया? अगर यहां 10 है और यहां 20 है तो 10 को कॉमन लेंगे, √3 बचेगा, 10 के पाड़े में 20 दो बार में। बस इसको सॉल्व अगर आगे करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दो, कितना आ रहा है। करना कुछ नहीं है, बस इस √3 की वैल्यू रख दीजिए, तो h बराबर 10, √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 2। अब ये कैलकुलेशन है, तो h बराबर 10 × 2, अब 2 और 1 कितना आ गया 3, तो इसको लिखेंगे 3.732, पॉइंट कोड आएंगे, नीचे आएगा 1 2 3 0, 0 से 0 काटेंगे तो फाइनल h आएगा 37.32 मीटर। अब बता दीजिए कितने बच्चों के ये आंसर आया है। मैं एक बार फिर से फ्रेम चेक कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, सारी वैल्यू फ्रेम के अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कट रहा है। तो आपके सामने देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने मैंने ये डायग्राम बनाया, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, कैलकुलेशन पूरी की है। इतना शानदार क्वेश्चन अगर आपके यहां पर समझ में आता है, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 का मैं इसी तरीके से करवाऊंगा, एक एक स्टोरी समझाकर, एक एक क्वेश्चन को स्टोरी में तब्दील कर फिर उसको समझेंगे। तो यहां देख लीजिए, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। इसको पहले हम ट्राइंगल ABC को यूज करेंगे, फिर इसी ट्राइंगल को दूसरी बार यूज करेंगे। पहले ट्राइंगल में पहली समीकरण बनेगी, जब दूसरी बार यूज करेंगे तो दूसरी समीकरण मिलेंगी, और इनको जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो लिख दीजिए यस सर, डन। अब आज आपकी 30 मिनट से ऊपर की क्लास हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि फिर हमेशा की तरह ये क्लास बीच में ऑफ हो जाए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। लेकिन मैं जाने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं, उनको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। और अगर बीच में क्लास ऑफ हो जाए तो आप ज़्यादा पैनिक मत होना, क्योंकि आपको पता है 30 मिनट का टाइमर मेरे कैमरे में सेट रहता है। 30 मिनट से ज़्यादा क्लास होने के बाद में कभी भी जो वीडियो है वो ऑफ हो सकती है। तो आप सिर्फ जल्दी से इस प्रश्न को लिख लीजिए। आपको करना क्या है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर निकाल के दें। अगर आपको इस सर्कल का एरिया मैं दे दूं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, अगर इस सर्कल का एरिया मैं आपको दे दूं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप मुझे निकाल के देंगे इसका R, यानी कि इसकी त्रिज्या निकाल के दोगे। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जोश और जुनून के साथ में। अगली क्लास के अंदर इससे भी बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और हम धीरे धीरे करके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन इनको फिर से करेंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को फिर से करेंगे, और इनको तब तक करते रहेंगे जब तक आपके एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। क्योंकि ना तो मैंने पेपर बनाया है बोर्ड का, ना किसी और टीचर ने बनाया है। पेपर बनाने वाले ने चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें सारा आना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम सारा प्रैक्टिस करके जाएंगे। और प्रैक्टिस करने की जगह सिर्फ अभी फिलहाल एक ही है, मैथ्स बाय गर्रा सर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना रिव्यू और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। धन्यवाद।